एक रेशियो है, whether that ratio, whether the facts of that case are applicable to you, क्या वो आपके केस से मैच हो रहे हैं? अगर आप ऐसे किसी केस का रेफरेंस देंगे जो शायद आपके मैटर से मैच ही नहीं करता है, तो जब आप हायर लेवल पे जाएंगे अपील में, सामने वाला काउंसिल उसी पॉइंट पे आपका केस खत्म कर देगा कि ये रेफर या आपने जो रेफर किया वो एप्लीकेबल नहीं होता है, सो योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग, सो व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो मैंने कहा वही राइट है, ऑर्डर इज पास अगेंस्ट। प्लीज केस लॉ रेफर भी करिए तो वही करिए जो आप 100% श्योर है कि इस मैटर से रिलेवेंट है, या आप जो आर्ग्यू करना चाहते हैं वो उसी पॉइंट को उस केस में सपोर्ट करता है। तो क्योंकि हमने कहीं पे YouTube पे कोई केस का नाम सुना है, मे बी किसी लेक्चर में उन्होंने आईटीसी से रिलेटेड वो केस का नाम दिया रहेगा, पर एग्जैक्टली आईटीसी में कहां पे फिट होता है केस, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इसीलिए आपको थोड़ा सा 20% टाइम देना है अपडेट करने के लिए। प्लीज, आज ये सारे केसेस अवेलेबल है, काफी जगहों पे केसेस के शॉर्ट समरीज अवेलेबल है, यू कैन रेफर दोस समरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन लिटिगेशन, ऑलवेज आस्क फॉर पर्सनल हियरिंग। प्लीज अंडरस्टैंड, जो जज वहां पे बैठा है ना, उसको आपका केस नहीं मालूम, उसको दिन में लाइंड अप शायद 4-5 केसेस है जिस पे उसको डिसीजन लेना है। आप जब उसके सामने जाते हो तो पहली बार आपका केस उसके सामने आता है, एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज दिस, जब आप जज के सामने अपना पॉइंट प्रेजेंट करते हो, उस वक्त आप जज को कितना शॉर्ट टाइम में कंटेंट वाइज कन्विंस कर सकते हो, many times that will decide the fate of the case. Many times the judge may not have time to come read, जो भी आपने पहले सबमिशन दिया रहेगा शायद वो कितनी बार हमें बोलता है जब हम पर्सनल हियरिंग में आते हैं कि यस बोलो आपको क्या बोलना है, और फिर हम हमारे पॉइंट्स बोलना शुरू करते हैं, बिकॉज उसने केस में कुछ नहीं पढ़ा। The judge may be CIT appeals, the judge may be tribunal, anybody. So please remember this, that you should ask for personal hearing, and your biggest opportunity to make a strong impression of your client's case is the personal hearing. A personal hearing से related important points. Preparation. आपने शायद 50 पेज का सबमिशन बना लिया जो आपने दिया है, जज वो 50 पेज नहीं पढ़ने वाला है, उसके पास उतना टाइम नहीं है, ना ही केस हियर करते हो तो 50 पेज रेफर कर सकता है। So always make short argument notes with page and para reference। तो आपके पास एक सिनॉप्सिस बनाइए कि भाई मेरे 50 पेज का सबमिशन है, इसमें पेज नंबर 4 पे ये पैरा में मैंने इस पॉइंट को इस तरीके से आर्ग्यू किया, या ये रेफरेंस दिया केस लॉ का, इस पॉइंट पे इसका, इस पॉइंट पे इसका, आपके पास एक शॉर्ट समरी रेडी होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सके तो ये समरी सामने वाले ऑफिसर को भी रेफर करने को दे दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बिफोर द हियरिंग स्टार्ट यू कैन से कि सर मैं ये पॉइंट्स रेफर करने वाला हूँ। इससे फायदा क्या होता है, सी उसके पास अब इतना टाइम नहीं, हियरिंग स्टार्ट होने वाले कि वो उसका काउंटर ढूंढे, पर जब आप अपने केस में अपने सबमिशन में कोई पेज रेफर कर रहे हैं, he can also open the page immediately and the matter can proceed fast. Most important, be professionally dressed and very important. कितनी बार होता है ऐसा है, हमने सबमिशन बनाया है, आज जब नोटिस आई है उसका सबमिशन का लास्ट डेट था, और हमें पर्सनल हियरिंग मिलती 2 महीने बाद की। जिस दिन आप पर्सनल हियरिंग को जा रहे हैं, आपको केस भूल चुके, क्योंकि उसके बीच में 2 महीने में आपने बहुत कुछ कर लिया है। So before you are going for personal hearing, just be pre-prepared. आपने अपने जो 2 महीने पहले रिप्लाई बनाया था, सबमिशन बनाया था, उसको वापस पढ़िए। ये जो शॉर्ट सबमिशन पॉइंट्स, आर्गुमेंट पॉइंट्स बनाने वो उस वक्त बनाइए। इससे क्या होता है, आपका पूरा सबमिशन आपको रिवाइज हो जाता है। You know पेज वाइज आपने किधर क्या लिखा था, so that आर्गुमेंट करना in front of the judge is very very effective. So these are some tips from my side how you can go in for litigation work. Now, I come to some litigative issues relating to input tax rate and how you can answer them whenever you are handling the litigation relating to ITC. Now, before I start with any matter, सबसे पहला और सबसे मेजर क्वेश्चन रिलेटिंग टू ITC, क्या ITC आपका लीगल यानी फंडामेंटल राइट है, या क्या सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको दिया हुआ एक कंसेशन या बेनिफिट है? Can anybody tell me? आपको क्या लगता है, क्या ITC आपका लीगल राइट है? Yes? As per judgment it is concession. As per judgment it is concession. Okay, yes. So it is saying as per judgment it is concession. Yes. Any other view? Conditional right. Conditional means sir? Means so, Supreme Court के satisfy हो गए condition ITC के. Okay.
ओके, तो फिर वो आपका राइट बन जाता है। ओके, सी माय सिंपल पॉइंट इज, ये पॉइंट पे आप बहुत सारा डिस्कशन सुनते हो, पर कितनी बार, जब मैंने भी पहली बार डिस्कशन सुना था, मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पता है? क्या फर्क होता है दोनों में? What is the difference between it being your legal right and it being a concession? क्योंकि जब तक ये डिफरेंस हमें नहीं समझता, हमें ये नहीं पता चलेगा हमें इसे आर्ग्यू क्या करना है। So let us first understand what is the difference between it being your legal or constitutional right and it simply being a benefit or concession. When I say it is your legal right, it means like जो हमने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये मैं लेके रहूंगा। दिस इज योर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसको कोई कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, आपका वो हक है। लाइक वी से आई हैव फ्रीडम टू डू बिजनेस, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आपका राइट है, इसके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है कि जो आपको वो राइट देगा। तो सवाल आता है, क्या आईटीसी भी ऐसा ही राइट है कि वो जन्मजात राइट है कि भाई एक बार आपने परचेज किया, आपने इनपुट टैक्स भर दिया, तो क्या आपके पास उसका लीगल राइट है? आंसर इज नो। आईटीसी इज नॉट योर लीगल राइट एट द ओरिजिन। फिर आईटीसी क्या है? अब इसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें देखना है और जो आपने देखना चाहिए वो है, क्योंकि जीएसटी नया लॉ है, जब भी कोई भी नया लॉ बनता है या लॉ में अमेंडमेंट होते हैं, तो पार्लियामेंट को हमेशा वो लॉ क्यों बनाया और वो अमेंडमेंट्स क्यों लाए, उसके पीछे का रीजनिंग देना पड़ता है। एंड व्हेन द जीएसटी लॉ वाज सपोज्ड टू बी इंप्लीमेंटेड, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास एंड व्हेन द जीएसटी बिल वाज आल्सो पास, ये दोनों बिल प्रेजेंट करते वक्त पार्लियामेंट में जो आर्गुमेंट्स हुए, वहां पे जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है, उसमें जो 4 बड़े रीजंस दिए गए कि क्यों जीएसटी की जरूरत है इंडिया में, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया गया, टू एंश्योर सीमलेस ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब किसी भी आईटीसी के लिटिगेशन वाले मैटर में, किसी भी आईटीसी के आर्गुमेंट में, आपके रिप्लाई में, आपके सबमिशन में पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि लेजिस्लेचर ने आपको इनडायरेक्टली प्रॉमिस किया है कि आईटीसी कैसा होगा? सीमलेस। ये जो अभी ओडिशा हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कौन सा? सफारी रिट्रीट, कि क्या आपको इमोबल प्रॉपर्टी का आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप 17(5) पढ़ते तो उसमें ओपनली लिखा है इमोबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन नो आईटीसी। किस बेसिस पे हाई कोर्ट ने वो फेवरिंग डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो केस एक्सेप्ट किया? दैट इज ओनली दिस वन फ्रेज, कि जब पार्लियामेंट ने खुद ने, नीचे के किसी बोर्ड ने या ऑफिसर ने नहीं, पार्लियामेंट ने खुद ने जीएसटी लाते वक्त ये लिख के दिया है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, पैरा नंबर में यहाँ पे लिखा है, पैरा नंबर 1.12 कॉन्स्टिट्यूशन बिल का, और पैरा नंबर 4 में क्लियरली लिख के दिया है दैट GST is based on seamless flow of input tax rate। तो आप 17(5) में ब्लॉक कैसे कर सकते हो? सेकेंड रीजनिंग आई टेल यू, जब जीएसटी लॉ लाना था, वी ऑल नो हमने जीएसटी कहां से लाया? वी कॉपीड दी फॉरेन जीएसटी, जहां पे उसको वैट बोलते हैं। अब जब आप फॉरेन कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के जीएसटी लॉ यानी वैट लॉज देखेंगे, तो वो अलग अलग मॉडल्स पे है। जैसे कुछ कंट्री में वैल्यू एडिशन पे सीधे जीएसटी आता है। वैल्यू एडिशन मींस व्हाट? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड परचेज इन सिंपल। पर हमने वो मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया जीएसटी का? वी एक्सेप्टेड द इनवॉइस मेथड ऑफ जीएसटी। व्हाट इज इनवॉइस मेथड ऑफ जीएसटी? आपका आउटपुट का इनवॉइस, आपका इनपुट का इनवॉइस। आउटपुट के इनवॉइस का आप आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करिए, और इनपुट के इनवॉइस पे जो भी टैक्स लगा है, आप जब वो पे करते हैं, देयर आर पास्ट डिसीजंस ऑफ एक्साइज विभाग व्हिच सेज, ये वर्ड याद रखिए कि आपने इनपुट साइड पे जो भी टैक्स पे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज टैक्स पेड इन एडवांस। इट इज टैक्स पेड इन एडवांस। इट मींस आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए वंस यू हैव पेड इट। अब ये पॉइंट आपको काम में आएगा एक और मैटर को आंसर करते हो, जहां पे आपने सप्लायर को टैक्स पे कर लिया मगर उसने जमा नहीं किया, वहां पे भी डिफरेंस में आप लोग केस रेफर कर सकते हैं। मेरे स्लाइड में भी है वो सारे केसेस का रेफरेंस, जहां पे
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि जब आप वैट मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो